अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। आज हमारे मेहमान हैं महाराष्ट्र के सबसे कंट्रोवर्शियल लीडर। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसे नेता जो अपनी लेखनी से आग उगलते हैं, जिनके बयान उनके साथियों को और उनके विरोधियों को आश्चर्य में डाल देते हैं, हैरान कर देते हैं। ये उद्धव ठाकरे के सबसे करीबी हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता हैं और सामना के संपादक हैं। प्लीज वेलकम संजय राउत। तो ये तालियां बजते रहें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में आज के जज राम कृपाल सिंह को। और इससे पहले कि आपकी अदालत में इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज राम कृपाल सिंह की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। शुरू की जाए। और इससे पहले कि संजय राउत से सवाल पूछें, इल्जाम लगाएं, सफाई मांगें, एक नजर डालेंगे संजय राउत के पॉलिटिकल करियर। संजय राउत पिछले कई साल से शिवसेना का सबसे चर्चित चेहरा रहे हैं। संजय राउत ने अपना करियर एक क्राइम रिपोर्टर के तौर पर शुरू किया। पहले मराठी वीकली मार्मिक और फिर लोक प्रभा में अपनी अंडरवर्ल्ड की रिपोर्टिंग से संजय राउत ने अपनी पहचान बनाई। फिर बाला साहेब ठाकरे की नजर संजय राउत पर पड़ी। शिवसेना प्रमुख ने संजय राउत को महज 29 साल की उम्र में शिवसेना के मुखपत्र सामना का कार्यकारी संपादक बनाया। करीब 30 साल से संजय राउत सामना के एडिटर हैं। सामना के एडिटोरियल्स में संजय राउत के करारे कमेंट्स ने इन्हें शिवसैनिकों के बीच काफी लोकप्रिय बना दिया। संजय राउत राज्यसभा के मेंबर हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में इन्हें नंबर 2 कहा जाता है। संजय राउत पिछले दिनों लाइमलाइट में आए जब शिवसेना ने बीजेपी से अलायंस को तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई। शरद पवार से करीबी रिश्तों के बल पर संजय राउत ने तीनों पार्टियों का गठबंधन बनाने में अहम भूमिका अदा की। अब शिवसेना में विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे के विचारों को पार्टी के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संजय राउत पर है। संजय राउत ने कई किताबें लिखी हैं। बाला साहेब ठाकरे पर बनी बायोपिक के प्रोड्यूसर और राइटर संजय राउत आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा। आपकी अदालत में पहला इल्जाम संजय राउत पर। आपकी अदालत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत पर इल्जाम है कि ये सनसनी फैलाने के लिए स्टंट करते हैं। अब संजय जी, आपके बारे में सबको मालूम है, क्राइम रिपोर्टर थे, और जब आप क्राइम रिपोर्टर थे बड़ी अच्छी सनसनीखेज खबरें लिखते थे। तो लगता है वो आदत अभी भी बनी हुई है। अपने बयानों से, अपनी लेखनी से राजनीति में रोज सेंसेशन क्रिएट करते हैं। राजनीति सबसे बड़ा क्राइम बन गया है। सबसे ज़्यादा क्राइम तो राजनीति में होते हैं आजकल। और जैसे आपने कहा कि मैं स्टंट करता हूँ, हम लोग करते हैं। आप मुझे एक उदाहरण दीजिए कि ये स्टंट है। एक क्या, बहुत सारे उदाहरण देता हूँ आप दीजिए। पहला उदाहरण, अभी हाल ही में आपने कहा कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह हासिल करने के लिए 2000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। तो उसमें गलत क्या है? ये तो आप बताइए, सही क्या है? मैं सही बताऊंगा। मैं हमेशा सही बताता हूं। देखिए, आज राजनीति में सब पैसे का खेल है। ये अदालत भी मानेगी, जज साहब भी मानेंगे। सबसे बड़ा पैसे का खेल अब राजनीति में चल रहा है। और पैसे के सिवाय इतनी बड़ी पार्टी कोई तोड़ सकते हैं क्या?
सरकारें बनती भी है और सरकारें गिरती भी है, वो पैसे के ताकत पर गिरती है। लेकिन जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था क्या है। इस देश में अब क्या स्वतंत्र और निष्पक्ष रहा है, मुझे बताइए। अब आखिरी जो आशा की किरण है वो सर्वोच्च न्यायालय है। बाकी न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, केंद्रीय जांच एजेंसी हो, मैंने इतना ही कहा था कि अब तक 2000 करोड़ रुपए ये महाराष्ट्र के राजनीतिक खेल में खर्चा हुआ है, और उसमें ये पैकेज में शिवसेना ये नाम और चुनाव चिन्ह भी आता है। महाराष्ट्र में एक बहुत पूरे देश में एक घोषणा लोकप्रिय है। जब ये हमारे फूटे हुए आमदार जब निकलते हैं तो लोग बोलते हैं 50 खोके एकदम ओके। ये 50 खोके मीन्स 50 करोड़ देकर आपको खरीद लिया है, ये पूरे महाराष्ट्र और देश को मालूम है, और ये वो लोग भी इनकार नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, हमारे 50 एमएलए अगर टूट गए हैं और 50 खोके का हिसाब लगाइए तो 2000 करोड़ हो जाता है। तो मेरा गलत क्या है? तो इसी आधार पर तो चुनाव आयोग ने बहुमत देखा है। जो मतगणना की है ये 50 लोगों को, तो चुनाव आयोग को आपने बताया था कि 2000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, तब ये जाकर सरकार बनी है। जो बात पूरे देश को मालूम है वो चुनाव आयोग को मालूम नहीं। जो बच्चा जानता है देश का, तो इतने विद्वान चुनाव आयोग हमारा है, उनको भी पता होना चाहिए। शिंदे साहब तो कह रहे हैं कि 2000 करोड़ तो कहने की बात है, मैं तो बहुत कम आंकड़ा लिया है। असली आंकड़ा बताऊंगा और सबका हिसाब दे दूंगा जल्दी। कह रहे हैं कि इनकी जो शिवसेना की 384 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, उसकी चिंता संजय राउत को ज्यादा है, वो ना हाथ से चली जाए। अब इस देश की राजनीति में 300 करोड़ कोई आंकड़ा है क्या? आप मुझे बताइए। इतनी पुरानी पार्टी है हमारी, 50 साल से भी ज़्यादा इस पार्टी को हो गया। इतने साल से हम मुंबई और राज्य में हमारी सत्ता है, केंद्र में हमने काम किया है। तो अगर एक पार्टी के फंड के नाते एक 300-400 करोड़ अगर पार्टी ने जमा किया है, तो शिंदे साहब को पेट में दर्द होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है बहुत कम है। उनको तो ये भी लगता है कि अब मातोश्री पर भी कब्जा हो सकता है, क्योंकि मातोश्री बाला साहब ने एक फ्लोर एक भाई के नाम किया, दूसरा दूसरे भाई के, और तीसरा शिवसेना के नाम। देखिए, चुनाव आयोग के माध्यम से ये लोगों ने अगर शिवसेना और हमारा जो धनुष्य बाण पर कब्जा किया है, वो संभाले 2-3 महीने के लिए, फिर भी उनकी ताकत दिख जाएगी। ये पूरा जो गोलमाल है वो कुछ दिनों का खेल है। असली शिवसेना तो पब्लिक में है, जनता में है। अब जाकर देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। लेकिन 40 एमएलए उनके पास, 12 एमपी देखिए, 40 एमएलए यानी पार्टी नहीं होती। 40 एमएलए को जिताया किसने? एमएलए बनाया किसने? पार्टी ने बनाया, उद्धव ठाकरे जी ने बनाया, बाला साहब ठाकरे के नाम पर चुन कर आए हैं। हम सब ने मेहनत की है, जनता ने उनको वोट दिया है। अब चुनाव ये 40 लोग वापस चुनाव में उतर कर दिखाइए और जीत कर आइए, फिर पता चलेगा असली शिवसेना कहाँ है। संजय जी, चुनाव आयोग की बात मैंने देखी। चुनाव आयोग ने कहा कि शिवसेना जिस तरह से चल रही थी, अलोकतांत्रिक पार्टी थी, और उद्धव ठाकरे ने अपने मंडली देश में लोकतंत्र बचा है क्या? आप शिवसेना की बात कर रहे हो। इस पार्टी में किसको प्रेसिडेंट बनाना है, किसको क्या काम देना है, शिवसेना किस दिशा में जाएगी, ये हम लोग तय करेंगे। ठीक है, चुनाव आयोग ने एक आचार संहिता बनाई है, हम उसका पालन करेंगे। लेकिन अब सेशन नहीं रहे हैं। जब सेशन साहब थे तब ये सब चलता था, हम रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन आज का चुनाव आयोग आत्मपरीक्षण की जरूरत है, आज के चुनाव आयोग को। तो आपको क्यों लगता है कि शिवसेना अगर ठीक ठाक चल रही थी, तो शिवसेना का नाम, शिवसेना का चुनाव चिन्ह, ये सब एकनाथ शिंदे की पार्टी को क्यों दे दिया? बीजेपी नेताओं को पूछो जो दिल्ली में बैठे हो। ठाकरे की शिवसेना तो ठाकरे साहब के साथ ही जुड़ी रहेगी ना। ये आपकी अदालत है, ये रजत शर्मा जी का प्रोग्राम है। अगर यहाँ कोई आने वाला लाइट वाला बोलेगा, ये कोई कारपेंटर बोलेगा नहीं मैंने ये बनाया है, अब ये आपकी अदालत है, मेरा हो गया, कैसा चलेगा? ये तो रजत शर्मा जी का ब्रांड है, ये आपके साथ रहेगा, ये आपके साथ चलेगा। तो फिर आपको इस बात की चिंता क्यों कि अगर नाम चला गया, चुनाव चिन्ह चला गया, अगर ठाकरे का ब्रांड है तो फिर चला लेंगे? क्यों नहीं चलाएंगे? ठाकरे ब्रांड पे आज तक चला है। शिंदे भी ठाकरे ब्रांड का ही प्रोडक्ट है ना। ठाकरे जी के सिवा ये जी नहीं सकते, इसलिए तो ठाकरे नाम ले। अभी देखिए ये लोगों ने क्या लिया है, शिवसेना लिया है, धनुष्य बाण लिया है।
मुझे किसी ने बोला कल वो सुप्रीम कोर्ट में वापस जा रहे और बोल रहे हमें ठाकरे नाम भी दीजिए। यही बाकी है, क्योंकि ठाकरे के सिवाय चल नहीं सकता ये। तो आप क्यों नहीं दोनों का समझौता करा देते? ठाकरे नाम भी मिल जाएगा, पार्टी भी रह जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है, अब सब दरवाजे बंद हो गए। आपको हमने बाहर नहीं निकला, आप भाग गए हैं। आप डर के मारे भाग गए हैं। आप ईडी और सीबीआई के डर से भाग गए हो। आपने ये नहीं सोचा कि ये पार्टी जिसने हमको जन्म दिया है, जिस पार्टी ने हमारा नाम दिया, सब कुछ दिया, उस पार्टी के पीठ में खंजीर मारकर अब भाग गए हो। तो ऐसे लोगों के साथ क्या रिश्ता रखना है? शिवसेना सत्ता की भूखी नहीं है। सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। आज चली गई, वापस आ जाएगी। हम महाराष्ट्र है, देश है, जनता देखती है सब। लेकिन मैंने सामना में बड़ा सनसनीखेज एडिटोरियल पढ़ा जिसमें लिखा कि महाराष्ट्र की सरकार बचाए रखने के लिए, चलाने के लिए जादू टोना होता है। नींबू, मिर्च और काली गुड़िया का कमाल है। इस बारे में आप जनता में जाकर सर्वे कर लीजिए, आपको जनता बता देगी महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। नहीं तो ये वाकई में ये होता है। हाँ, आप जाइए मंत्रालय में। आप मंत्रालय में जाकर देखिए या सीएम हाउस में जाकर देखिए क्या चल रहा है। गुवाहाटी में जिस मंदिर में गए थे वहाँ क्या कर रहे थे, किसके किसके बलि चढ़ाए। मैंने पढ़ा वो कामाख्या मंदिर में भैंसों की बलि चढ़ाई गई। हाँ, सत्ता में रहने के लिए, सत्ता में आने के लिए, सब कुछ ठीक होने के लिए बलि चढ़ाई, सबको मालूम है। उसमें छुपाने वाली बात क्या है कि आप जो एक बहुत ही बड़ा रहस्य या स्फोट करने जा रहे, नहीं। आप महाराष्ट्र में घर घर में जाकर पूछिए जादू टोना क्या चल रहा है महाराष्ट्र में। मैं ऐसे आदमी को पूछ रहा हूँ जो महाराष्ट्र के घर घर को जानता है। ये महाराष्ट्र की परंपरा नहीं है, अंधश्रद्धा या ये सब है, ये महाराष्ट्र नहीं, लेकिन की परंपरा ये नहीं जो है। किया उसका कुछ असर दिखाई दिया कहीं? कुछ नहीं। जादू टोना से सरकार आई है, जनता की श्रद्धा से चली जाएगी। लेकिन आपने लिखा ना कि सुप्रिया जी की साड़ी जल गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया। बहुत हो गया महाराष्ट्र में आजकल, बहुत कुछ चल रहा है। इस प्रकार के हादसे दिनों दिन बढ़ रहे हैं और लोग बोल रहे हैं जादू टोना हो रहा है। इतनी बदनाम होगी सरकार जादू टोना। लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या लिखा था उसमें। लिखा सुप्रिया सुले जी की साड़ी में आग लग गई, अजीत पवार लिफ्ट में फंस गए, मरते मरते बचे, बाला साहब थोराट का कंधा टूट गया, धनंजय मुंडे का एक्सीडेंट हो गया, संजय राउत जेल चले गए। ये सब उस जादू टोने से हुआ। विनायक मेटे की डेथ हो गई, हमारे और एक जो मेरे थे। ये लोगों का कहना है, ऐसा है आगे। एक लाइन आप पढ़ने भूल गए कि ये ऐसी महाराष्ट्र की जनता की भावना है। हाँ, वो अब जनता की भावना के नाम से लिखा है। और लेकिन ये लिखा है कि इससे जो सारे विरोधी दल के नेता हैं ये हॉस्पिटल में बिस्तरों पर लेटे होंगे। ऐसी सरकार की और कुछ लोगों की इच्छा है कि जो हमारे जैसे जो लोग हैं, जो आवाज़ उठाते हैं, सच बोलते हैं, जो डरते नहीं, उनको एक तो जेल में डालो या ख़त्म कर डालो किसी भी माध्यम से। लेकिन फिर भी हम लोग जिंदा है, यहाँ तक पहुँच गए अदालत में। मुझे लगता है ये थोड़े दिन की बात है, जल्दी ही ये देश फिर एक बार स्वतंत्र हो जाएगा। तो थोड़े दिन में उनका काला जादू खत्म हो जाएगा। जादू जादू होता है। बाला साहब ठाकरे जी की एक जादू थी, मैं उस जादू को मानता हूँ। लेकिन इसमें तो आपने लिखा कि उद्धव ठाकरे भी बीमार हो गए, वर्षा में उनके ऊपर जादू टोना किया गया। जो भी चल रहा था 6-7 एक साल में, पूरा महाराष्ट्र एक तनाव में था। उद्धव ठाकरे जैसे व्यक्ति बीमार हो गई, अनकॉन्शियस हो गई। अनकॉन्शियस होने के बाद ये सरकार गिराने के प्रोग्राम में लग गए। हमारा नेता बिस्तर पे है, हमारा नेता अस्पताल में है, हमारा नेता अनकॉन्शियस है, और उनके कुछ साथी इसका फ़ायदा लेकर सरकार गिराने में लगे। उसका मतलब क्या है? ये कोई मानवता है? लेकिन आप तो गए अदालत में ना उसको लड़ने के लिए। लड़ते रहेंगे, हमारा पूरा जन्म लड़ने। लेकिन अजीब बात नहीं कि आप अदालत में लड़ते भी हैं और फिर आप लिखते हैं न्याय की व्यवस्था कुछ लोगों की रखेल बन गई है। हाँ, मैं लिखा है और मैं ये मानता भी हूँ। आज ये मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ। ये अगर मैं अकेला बोलता तो मैं मानता कि हाँ ठीक है, मेरी गलती है। आज पूरा देश, बड़े बड़े लोग कानून के तहत यही बात बोल रहे हैं कि आज इस देश में न्याय नहीं मिल रहा है। इसलिए तो मैंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, आज सुप्रीम कोर्ट
एकमेव आशा की किरण बची है जहां लगता है कि हमें न्याय मिलेगा। आप कुछ ज्यादा सनसनी नहीं फैलाते। आपने कहा ये संसद हिजड़ों की हवेली है। ये मैंने नहीं कहा है, ये महाराष्ट्र में एक शायर है अण्णा भाऊ साठे, ये उनका लिखा हुआ एक शायरी है, वो है। आप देखिए और भी कुछ होगा। आपने लिखा किससे गम बयां करूं क्योंकि यहाँ की न्याय व्यवस्था भ्रष्टाचार के रंग में रंगी हुई है। डेफिनेटली राज्यपाल बन जाते हैं न्यायमूर्ति हमारे, तुरंत न्याय देने के बाद कोई राज्यसभा में जाता है, कोई राज्यपाल बनता है, कोई किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन बन जाते हैं। न्यायमूर्ति जो होता है, न्यायालय में जो बैठता है, कुर्सी पर बैठता है, मुझे लगता है अगर अपने आप को निष्पक्ष मानता है तो किसी राजनीतिक पद पर नहीं जाना चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। उसकी नज़र होती है आफ्टर रिटायरमेंट मुझे क्या मिलेगा, उस हिसाब से वो न्याय देता है। तो हम आपके ऊपर कैसे भरोसा रखें? तो आपको डर नहीं लगता कभी आप न्यायपालिका को रखेल कहते हैं? मैंने नहीं कहा है, मैं रखेले शब्द मैंने नहीं यूज किया है। जरूर हमने टिक्का टिप्पणी की होगी, लेकिन ये रखेल शब्द है तो आपके नाम से ही छपा हुआ। अभी कोई छपा होगा नहीं, ये संजय राउत का ट्वीट है। अब ये मराठी में आपने लिखा था, बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या है? आपने लिखा ही न्याय व्यवस्था काही कांचा रखेल झाली। ये हमारे महाराष्ट्र के बहुत बड़े शायर थे अण्णा भाऊ साठे जिसका नाम है, ये उनका एक शायरी था, वो मैंने कोट किया। लिखा थोड़ी उनका शायरी है। नहीं वो आपका ट्विटर है और आपके ट्विटर अकाउंट पे लगता है कि आपने कहा है। आपके हाथ में आधा अधूरा कागज है, जो मेरे बारे में हमेशा लोग आधी अधूरी खबर लेकर बात करते हैं। अच्छा, पूरी बात आप बता दीजिए। नहीं, ये मेरी शायरी नहीं है, लेकिन जो भावना है ये आज पूरी देश की भावना है। अब एक बयान मेरे पास में जिसमें आपने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से कहा, ईडी से कहा कि मुझसे पंगा मत लेना, मैं नंगा आदमी हूं। जी हाँ, तो उसमें गलत क्या है? मैंने गलत क्या कहा? मेरे जैसे नंगा आदमी गलत कहा या पंगा मत लेना गलत कहा? दोनों। नंगा मीन्स मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ बाला साहब ठाकरे की विचारधारा है। मेरे हाथ में ये 5 रुपए का एक पेन है, वो जो मैं यहाँ लगाता हूँ, वही मेरी ताकत है। मेरी पार्टी है, मेरे लोग हैं, उसके सिवा मेरे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो ईडी सीबीआई मेरे पीछे क्यों लग रही है भाई? इसलिए कि मैं सरकार को सवाल पूछता हूँ। जो भी सरकार को सवाल पूछता है वो देशद्रोही बन जाता है, उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देते हैं। चाहे महाराष्ट्र के नेता हो, चाहे दिल्ली के हो, चाहे छत्तीसगढ़ के हो, चाहे पश्चिम बंगाल के हो। क्या रूलिंग पार्टी में सब साधु संत और महात्मा बैठे हैं? कभी जाइए उनके तरफ भी देख लीजिए, क्या है, हम दे देंगे आपको अगर कोई जानकारी चाहिए तो। आपने कहा था कि मेरे पास 121 लोगों की फाइल है और आपको इतना काम दे दूंगा कि ईडी को सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली। डेफिनेटली उसमें से कुछ मैंने दे दी थी, अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। तो कौन है ये 121 लोग? बहुत है, अभी तो एक बड़ा नाम आ गया। कौन सा बड़ा नाम? अभी पूरा चल रहा है पूरे देश में। ऐसा है कि भाई हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग जो नौकरी कर कर जीते हैं, उनके पीछे ईडी लगती है, सीबीआई लगती है। लेकिन मैं डरा नहीं हूँ, मैं जेल में चला गया, मैं सरेंडर नहीं हो गया, मैं शिंदे के साथ भागकर मैं पाला नहीं बदला। मुझे भी ऑफर थी हमारे जैसे लोगों को, पाला बदलिए, हमारे साथ आइए। आपको कितना पैसा ऑफर किया गया था? हमको कोई खरीद नहीं सकता, ये प्रॉब्लम है। पैसे से खरीदने वाले हम लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी जो पूरी जिंदगी है वो बाला साहब ठाकरे जी के साथ गई है, जो कभी पैसे से खरीदे नहीं जाती। जो हमको मिला है उनके साथ वो इतना है, उसकी तुलना पैसे में नहीं होती। लेकिन आपको अपनी जान का खतरा है। आपने आरोप लगाया है एक नाथ शिंदे के बेटे पर, उन्होंने आपके लिए सुपारी दी है। देखिए, अब तक तो कभी मैंने इस प्रकार के आरोप नहीं किए थे, मैं डरने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन मुझे मेरे नेता ने कहा, उद्धव ठाकरे जी ने, ये जानकारी है, ये जानकारी उनके पास भी गई और भी कुछ लोगों ने आकर बताया कि कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने वाला है। तो मेरा काम बनता है कि ये पुलिस को या इस राज्य के गृह मंत्री को अवगत करे कि ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, आप देख लीजिए, बस इतना ही किया। लेकिन देवेंद्र फडणवीस तो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ये बयान संजय राउत ने सनसनी फैलाने के लिए। देवेंद्र फडणवीस का एक बयान है, बहुत गैर जिम्मेदार बयान है। राज्य के गृह मंत्री ने इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। आप जांच करिए,
इस प्रकार के बयान से आपकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। एक और रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर हैं दीपक आसरेकर, उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की बातें करेंगे संजय राउत तो इनको फिर से जेल भेज देंगे। हाँ, वो अभी यही तो कहा ना, उनको लगता है कि न्याय व्यवस्था उनके रखेल बन गई है, इसलिए तो कहा गया ना कि मैं उनको जेल भेजूंगा, मैं उनको जेल भेजूंगा। उनके बाप का है क्या न्यायालय? अब मुझे बताइए, इस प्रकार से अगर एक मंत्री बयान देता है तो उसका मतलब कानून और न्याय व्यवस्था आप जेब में लेकर घूम रहे हो और जनता को गलत संदेश दे रहे हो। और हिम्मत है तो डाल दीजिए, एक बार कोशिश की है, तो कई दिन जेल में आ गए वापस बाहर, हंसते हंसते गए और उसी मिजाज में बाहर आ गए। हमने रोना नहीं किया कि अरे हमको क्यों डाला जेल में। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपने डाल दिया, अदालत ने छोड़ दिया, आ गए और वापस लड़ना शुरू कर दिया। लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही लड़ते हैं आप, सबसे लड़ते हैं? नहीं, मैं सबसे नहीं लड़ता हूँ, सबसे लड़ने में क्या मतलब है। 25 साल से तो बीजेपी के साथ हमारी दोस्ती रही, तब नहीं लड़ाई हो गई। तब हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ चलती थी तो सब खुश थे, पवार साहब के साथ लड़ाई चलती थी तब भी खुश थे। जब बीजेपी के साथ लड़ाई शुरू हो गई तब संजय राउत के बारे में लोग ये सब अफवाह उठाते रहे कि लड़ते हैं। लड़ना हमारा धर्म और कर्म है। अगर हम हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे या हमारा जो परिवार है उनके खिलाफ ही काम करेंगे तो हम हमारा अस्तित्व रखने के लिए हमारी ताकत तो दिखाएंगे। क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा? आप एक तो गोली मार देंगे या जेल में डालोगे या और गलत मुकदमे और 10 जगह पर डाल देंगे। उससे आगे आप क्या कर सकते हो? हमारे जैसे लोगों को आप ज़्यादा डरा नहीं सकते। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।